ठीक है, ये क्लास उनके लिए है जिन्होंने 1-1.5 साल चीजें पढ़ ली हैं, जिनको बेसिक पॉलिटी पता है, बेसिक इकोनॉमी पता है, बेसिक ज्योग्राफी पता है। बात समझ में आया? इसमें हम लोग बहुत से एमसीक्यू वगैरह सॉल्व करेंगे, बहुत से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, करंट अफेयर्स अपॉन एकदम टिप पे रखने की कोशिश करेंगे। एम आई राइट? छोटा सा क्लोज ग्रुप बनाया जाएगा 10-5 बच्चों का, उनको ग्रुप्स में बांटा जाएगा और फिर उस ग्रुप्स के साथ हर एक मेंटर को दे दिया जाएगा, एक टीचर 5 बच्चे, एक टीचर फिर 5 बच्चे। बात समझ में आया? आपको जो भी एकेडमिक डाउट्स वगैरह होते हैं प्रिपरेशन के टाइम में आप उनसे पूछिए, उनका खून चूस जाइए, आप सिलेक्शन हो जाएगा। सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट होने का एक ही बस मतलब मंत्र है, अपने टीचर का खून चूस जाओ। ठीक है, शर्म को उतार के फेंक दो कहीं और। ठीक है, और जितने तुम्हारे डाउट्स हैं लॉजिकल लॉजिकल डाउट्स, कुछ भी पूछने मत आ जाना कि मोदी जी प्रधानमंत्री काहे नहीं बन सकते फिर से। ये सारे बात मतलब जो भी लॉजिकल एग्जाम की जरूरतें हैं उसको आप बहुत अच्छे से फोकस कीजिए, उन्हीं सारी चीजों पे हम लोग ध्यान देंगे। देखो we will solve 8,000 plus MCQ in 6 months। 6 to 7 मंथ ये कोर्स चलेगा। इस 6 to 7 मंथ में 8,000 प्लस MCQ आपको सॉल्व करना होगा सब्जेक्ट वाइज। 8,000 MCQ बनाने के बाद अगर खुदा भी चाहे तुमसे तो प्रीलिम्स में फेल नहीं करा सकता है, एकदम सिंपल बात। अब तुम OMR ब्लैंक दे के आ जाओ कि नहीं लिखेंगे तो बात ही अलग है, बट 8,000 MCQ बनाने के बाद, एंड क्वालिटी MCQ है, सारे के सारे यूपीएससी पैटर्न के क्वेश्चन है, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद भगवान भी आपसे आपका मेंस में अपीयरेंस तो नहीं छीन सकता है, मतलब मेंस में आप अपीयर तो हो गए ही। दूसरा, ऑन एन एवरेज वी विल 6 महीने है ना, मान के चलो तुम्हारी क्लास 20 दिन चलती है महीने में, वी विल हैव सैटरडे फॉर करंट अफेयर्स एंड संडे फॉर या तो टेस्ट या फिर छुट्टी। ठीक है, और लेट से आते हैं थोड़ा, और लेट से आते बेटा। अब मुझे शुरू से शुरू करना पड़ेगा यार तुम लोग के चक्कर में, कैसे होगा? 6 महीने में 20 दिन क्लासेस चलेंगी, मतलब 20 दिन हर महीने क्लास चलेंगी, और पर डे आपको 2 से 3 मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे। कैलकुलेट करके बताओ कितना होगा? हैं? कितना है? 60 में फेल हो जाएगा क्या तुम लोग? कितना होगा? 100 दूनी 12, 360, मतलब 300 आपको क्लास के अंदर मेंस के क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। टेस्ट वेस्ट मिला के आप लोग कम से कम 1000 के आसपास मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करोगे और 8,000 के आसपास प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, और नहीं पढ़ोगे तो तीसरे फ्लोर पे क्लास चलती है, मैं खिड़की खोल दूंगा फिर। ठीक है, तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आराम से अगर 6-7 महीने तुमने अपने प्रिपरेशन को बहुत शार्पेन किया तो मतलब देयर इज नो फोर्स इन द वर्ल्ड कि आपको रोक दे कि आपका एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये बात है। देखो 90% लोग जो फेल होते हैं, 90-95% लोग जो फेल होते हैं वो फेल केवल और केवल अपने प्रिपरेशन में लूपहोल्स की वजह से होते हैं, उनका किस्मत के साथ कोई रिलेशन नहीं। क्लियर है ना? तो आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि आपका लूपहोल्स कहाँ है, क्या आपसे आंसर नहीं लिखा जाता, क्या आपको आंसर लिखने ही नहीं आता, या आपको आंसर लिखने आता है उसमें स्ट्रक्चरिंग में प्रॉब्लम है, आंसर राइटिंग में कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। प्रीलिम्स में अगर फेल हो जाते हो तो किस वैरायटी के क्वेश्चन तुमसे गलत हो रहे हैं, स्टेटमेंट वाले गलत हो रहे हैं, वन लाइनर गलत हो रहे हैं, असर्शंस रीजंस वाले गलत हो रहे हैं, कौन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। एम आई राइट? है, सुन सकते हो ना? हाँ, ऑनलाइन वाले भी बेटा सुन तो सकते हो ना? ठीक है, तो वी विल स्टार्ट विद पॉलिटी, फिर जो मेंस के सब्जेक्ट्स हैं, सोसाइटी हो गया या फिर इंटरनल सिक्योरिटी हो गई, गवर्नेंस हो गई, सोशल जस्टिस हो गई, जो सब्जेक्ट आप लोग मोर और लेस छोड़ के जाते हो हम लोग उसको कवर करेंगे।
मतलब सारा का सारा सब्जेक्ट एक साइंटिफिक तरीके से अपन कवर करेंगे, कौन सा सब्जेक्ट लिंक्ड है, उसके बाद कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना चाहिए वो वी विल डिसाइड। आपको बस एक काम करना है, डेली का काम बस करते जाना है, दिमाग लगाना ही नहीं है। मैं लिटरली कहता हूँ, इस बैच में बैठे हो, दिमाग खुद का उठाना और सड़क पे फेंक के क्लास में आना। जितना कहा जा रहा है, जैसा कहा जा रहा है, बस उसको करते चले जाना है। बिल्कुल एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। केवल 6 महीने, 6 महीने में ये साल खत्म हो जाएगा। फिर प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन आएगा। अब मेन मतलब प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन आएगा। प्रीलिम्स बहुत आसान होता है, मैं तुम्हें ऑनेस्टली बता रहा हूँ। प्रीलिम्स बहुत आसान होता है, प्रोवाइडेड तुम्हारे बेसिक सही होने चाहिए। अरे 100 नंबर भी कट ऑफ नहीं जाता यार, 50 क्वेश्चन तो कर ही सकते हो कम से कम। कर सकते हो ना 2 से 3 साल पढ़ने के बाद, कि नहीं कर सकते? हाँ, पहली बार में नहीं सुनाई देता? सुनाई देता है ना? तो मतलब 1 डेढ़ साल पढ़ने के बाद 8 10 हजार सवाल सॉल्व करने के बाद 50 क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही सकते हो। कर सकते हो ना? बस पीटी निकल गया, उसके बाद मेंस। अरे यार सी सेट में फेल मत हो जाना। सी सेट में कोई फेल नहीं हुआ है ना? हाँ ठीक है, तो सी सेट की हमारी क्लासेस चलेंगी मस्त। IIT IIM के लड़के आएंगे, पढ़ा के जाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। बात समझ में आया? हाँ, तो परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। चुपचाप पढ़ते चलते हैं। बहुत इंटरेक्टिव क्लास बनाना, मतलब एकदम फुल ऑन डिस्कशन होगा दोनों तरफ से। चीजें सही निकल के आनी चाहिए, ऑर्गेनिक पॉइंट निकल के आनी चाहिए। एम आई राइट? दूसरी बात, आई विल नॉट गिव नोट्स। ठीक है, सब कुछ लिखना पड़ेगा। रीजन इसलिए है कि एग्जाम अभी भी ऑफलाइन मोड में हो रहा है ना, कि ऑनलाइन मोड में होने लगा? बताओ बताओ। ऑफलाइन मोड में एग्जाम हो रहा है ना? जाके टाइप तो नहीं करके आते ना 250 वर्ड के आंसर? नहीं। तो जब तक यूपीएससी या यूपीएससी ऑनलाइन टाइपिंग स्टार्ट नहीं करा दे रही है, तब तक हाय, तब तक वी विल नॉट मेक श्योर, तब तक आई विल मेक श्योर कि तुम लिखना पड़े। तुम्हारी गंदी आदत लग चुकी है केवल और केवल पीपीटी पीडीएफ, पीपीटी पीडीएफ, पीपीटी पीडीएफ। एटलीस्ट मुझसे तो उम्मीद मत रखना कि मैं तुमको पीडीएफ दूंगा, नहीं दूंगा। ठीक है, मेंस के क्वेश्चंस के बहुत सारे पीडीएफ मिलेंगे, वो तुम लोग रख लेना, वो तुम लोग कर लेना, जो करना है कर लेना। बट क्लास में बैठ के चीजों को लिखो, समझो, क्योंकि वो चीजें बहुत ऑर्गेनिक आती हैं। बात समझ में आया? अरे हाँ तो बोलो। हाँ, पहले भी मैंने बहुत सारी चीजें लिखाई हैं और बहुत सारी चीजें मैंने पीडीएफ के फॉर्म में दी हैं। इस क्लास में जो भी लिखा जाएगा सब कुछ एकदम फ्रेश होगा, सब कुछ पहले से 100 गुना बेहतर होगा। एम आई राइट? एम आई राइट? ठीक है। ठीक है, देखो, मैं कोचिंग का नाम ले लेता हूँ। इनसाइट्स करके कोचिंग थी बैंगलोर में। उसने ये एफर्ट लगाया था यूपीएससी के लिए। उसने एफर्ट लगाया था, उसने क्या किया था कि यूपीएससी के रैंकर्स, उनका एक बैच था, नाम नहीं याद है बैच का। उसमें उन लोगों ने केवल बच्चे को बैठाना शुरू किया था। मतलब वो बैच उनके लिए था जिन्होंने 2 3 मेंस दे रखा था। उस बैच से आज भी, मतलब आज के 7 8 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ, उस बैच से जो रैंकर्स निकलते हैं वो सिंगल डिजिट में 5 निकलते हैं। 100 के अंदर कम से कम उसके 30 से 40 बच्चे निकलते हैं। मेरा इस बैच के साथ, मेरा मतलब हम सबका इस बैच के साथ यही सपना है कि जितने भी टॉपर्स हुए वो इसी बैच से हो। क्योंकि फाउंडेशन के बच्चों को आप फाउंडेशन जैसा पढ़ाओगे, क्रैश कोर्स में पॉसिबल है सब कुछ पढ़ा पाना? बताओ। नहीं, मेरे पास 20 घंटे होते हैं क्रैश कोर्स में पॉलिटी के, राइट? तो उसमें पॉसिबल नहीं है कि मैं सब कुछ पढ़ा पाऊँ। बट इस बैच में हम लोग वो सारी चीजें कर सकते हैं जो एक अच्छा रैंक लाने के लिए जरूरत है। इसके लिए तुम्हें 2 घंटे क्लास चलेगी, हार्डली हार्डली 2 घंटे। और तुमको घर जाके बस 3 से 4 घंटे रोज पढ़ने हैं। इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं करना है भाई, कुछ भी नहीं करना है। क्लास आना है, 2 से 4 घंटे पढ़ाई करना है, डेली का करंट अफेयर्स पढ़ना है। इसके अलावा कुछ करना ही नहीं है, तुमको कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद कितने घंटे बचे तुम्हारे पास? 18 घंटे बचे ना तुम्हारे पास? जो मन में आए करो, बट 2 4 घंटे पढ़ लो और रोज क्लास कर लो, क्लास स्किप मत करना। एम आई राइट? फिर पहला बार में नहीं सुना। एम आई राइट? ठीक है। वी विल स्टार्ट विथ पॉलिटी, वी विल स्टार्ट विथ पॉलिटी। ठीक है, पहले समझ लो, फिर चीजों को अपन लिखते चलेंगे आराम से, उसमें कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पॉलिटी में पढ़ते क्या है ये तो पता है ना? क्या पढ़ते हैं?
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और स्टेट और डेमोक्रेसी। इस क्लास में तुमको कुछ भी बोलने का फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कुछ भी बोल सकते हो जो सिलेबस से रिलेटेड है, जो तुम्हारे दिमाग में है बोलना, बिना झिझक के बोलना, ठीक है। शर्माने की, किसी को ये सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक, पड़ोस वाला क्या सोचेगा उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 महीने बाद तुम्हारा पड़ोस वाला चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये बात याद रखना, जो मन में आए अनफिल्टर्ड नहीं बोलना है, जो मन में आए उसको फिल्टर करके बोल देना है। बात समझ में आया? पता चला कुछ भी बोलने लगे, मन में आया तो बोल दिए वाली बात है। तो आंसर्स वगैरह आप लोग, ठीक है, बात समझ में आया? एम आई राइट? तो पॉलिटी में हम लोग क्या क्या देखेंगे वो बताओ। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो पॉलिटी एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर तुमने 2 से 3 क्वेश्चन गलत किया प्रीलिम्स के अंदर तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। एज सिंपल एज दैट। केवल अगर तुम्हारे 2 से 3 सवाल गलत हो गए पॉलिटी के आसान वाले तो तुम्हारा सिलेक्शन का चांस गया बेटा। तो ये इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। दूसरा, मेंस में 100 के ऊपर नंबर जो आता है जीएस पेपर 2 का वो इसी सब्जेक्ट से होता है, राइट। और तीसरा, इंटरव्यू में कम से कम 50 से 60 नंबर का सवाल पूछा जाएगा जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ होगा? पॉलिटी से जुड़ा हुआ होगा। खास करके जिसका कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, जिनका कॉलेज वॉलेज बहुत सिंपल रहा है, जिन्होंने इंटर्नशिप वगैरह सिर्फ नहीं की है, उनके इंटरव्यू में बहुत से क्वेश्चन पॉलिटी से, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन, 6 शेड्यूल वगैरह से पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए। कितने लोग पहली बार मेरे से पढ़ रहे हो पहले तो ये बताओ। ठीक, बेसिक तुम लोगों को कितना आता है? बिल्कुल नहीं आता है कि थोड़ा बहुत आता है? एकदम बेसिक से पढ़ाऊं? हाँ बोलो या ना बोलो? हाँ ना ठीक, नहीं एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे, ठीक है। देखो सुनते चलना, कहीं भी दिक्कत हो तो पूछ लेना। देखो हर सब्जेक्ट का एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट होता है ना। तुमने हिस्ट्री का नाम सुना है ना? अरे बोलो यार, हिस्ट्री में क्या पढ़ते हो? पास्ट। किसका पास्ट पढ़ते हो? खुद का मत बोल देना, पता चला बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया। हिस्ट्री में क्या पढ़ते हो? स्टडी ऑफ पास्ट है। एंशियंट पीरियड में अगर पढ़ रहे हो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एंशियंट हिस्ट्री में। एम आई राइट? अगर मिडिवल पीरियड में पढ़ रहे हो तो किस में कन्वर्ट हो गया? मिडिवल हिस्ट्री में। अगर मॉडर्न पीरियड में पढ़ रहे हो तो किस में कन्वर्ट हो गया? मॉडर्न हिस्ट्री में। एम आई राइट? अगर आप इंडियन सोसाइटी का एंशियंट पीरियड का हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो किस में कन्वर्ट हो गया? एंशियंट इंडियन सोसाइटी। एम आई राइट? अगर मिडिवल में पढ़ रहे हो तो किस में हो गया? मिडिवल इंडियन सोसाइटी। मॉडर्न में पढ़ रहे हो तो मॉडर्न इंडियन सोसाइटी। तो हिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं? सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं। सोसाइटी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, एक तो टाइम के हिसाब से कर दो एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, और दूसरा रीजन के हिसाब से कर दो इंडियन हिस्ट्री और फिर वर्ल्ड हिस्ट्री। यही है ना? अब मुझे एक बात बताओ, ज्योग्राफी में क्या पढ़ता है? प्लेटफॉर्म, लैंडफॉर्म्स और और अरे भैया पढ़ता क्या ज्योग्राफी में? वो कोर कॉन्सेप्ट क्या है जिसके अराउंड ये सब कुछ रिवॉल्व करता है? अर्थ। रेफरेंस पॉइंट क्या है? अर्थ। ठीक है। सोशियोलॉजी में किसी का ग्रेजुएशन है क्या? सोशियोलॉजी में क्या क्या पढ़ते हो? सोसाइटी। क्या पढ़ते हो? सोसाइटी। अब तुम मुझे एक बात बताओ, सोसाइटी एज ए कोर कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी में पढ़ोगे, साइकोलॉजी में पढ़ोगे, हिस्ट्री में पढ़ोगे, या सोशियोलॉजी में पढ़ोगे? किसमें पढ़ोगे? सोशियोलॉजी में। एम आई राइट ना? अरे हाँ तो बोलो यार। हाँ। उसके बाद साइकोलॉजी में क्या पढ़ते हो? क्या पढ़ते हो? हाँ, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं एक्चुअली। किसमें पढ़ते हैं? ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी में क्या पढ़ते हो? चलो सबसे पहले बताओ, बायोलॉजी में क्या पढ़ते हो? लिविंग बींग्स के बारे में पढ़ते हैं। बॉटनी में क्या पढ़ते हो?
प्लांट्स के बारे में पढ़ते हो, जूलॉजी में क्या पढ़ते हो, तुम्हारे बारे में पढ़ा जाता है, एनिमल्स के बारे में पढ़ा जाता है। एंथ्रोपोलॉजी में क्या पढ़ते हो, ह्यूमन के इवोल्यूशंस के बारे में पढ़ते हैं। एम आई राइट? ये सारे के सारे सब्जेक्ट एक दूसरे से लिंक्ड है ना? अरे हाँ की ना? बट इन सबका कोर कॉन्सेप्ट, जो सेंट्रल कॉन्सेप्ट है, वो सिमिलर है या डिफरेंट है? डिफरेंट है। एम आई राइट? अरे हाँ बोलिए, बात समझ में आ रहा है ना? सिमिलरली वैसे ही अपन जो भी आगे सब्जेक्ट पढ़ेंगे, पॉलिटी पढ़े, गवर्नेंस पढ़े, सोशल जस्टिस पढ़े, आईआर पढ़े, उन सब का एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट होता है जिसके अराउंड सारी चीजें रिवॉल्व करेंगी, सारी चीजें इवॉल्व करेंगी। कोई भी कॉन्सेप्ट अगर तुम पॉलिटी का उठा के देखोगे तो एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के अराउंड ही रोटेट करते रहेगा। क्लियर है? वो सेंट्रल कॉन्सेप्ट पॉलिटी में क्या होता है? स्टेट होता है। क्या होता है बेटा? स्टेट होता है। ठीक है, देखो स्टेट को डिफाइन कैसे किया जाता है? सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है इसके लिए? सोवरेनिटी है। स्टेट इज डिफाइंड एज अ सोवरेन ज्योग्राफिकल एंटिटी। यहां तक बात क्लियर है? ज्योग्राफिकल एंटिटी का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखो अगर, तो तुमको कोई भी ज्योग्राफिकल एरिया में, कोई भी ज्योग्राफिकल यूनिट में सर्टेन पैरामीटर्स कॉमन मिलेंगे। जैसे सबसे पहले उसके पास क्या होगा? सबसे पहले उसके पास क्या होगा? एरिया होगा ना बेटा? अरे बोलो। रिसोर्स होगा ना? पॉपुलेशन होगा ना? और इस रिसोर्स को, एरिया को, पॉपुलेशन को मैनेज करने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेशन होगा ना? अरे हाँ बोलिए भाई, एडमिनिस्ट्रेशन होगा। एम आई राइट? अब आप ज्योग्राफिकल यूनिट इंडिया के लेवल पे भी देखोगे तो आपको ये चार कॉमन पॉइंट्स मिलेंगे। अगर ये तो इंडिया में देखा हमने, अगर हम इंडिया से उठ के आसाम में आ गए तो मतलब इंडिया तो बड़ा है ना, हमने अगर इंडिया का एक छोटा सा पार्ट असम उठा लिया, तो क्या यहाँ पे हमको लैंड एरिया देखने को मिलेगा क्या? रिसोर्स, पॉपुलेशन और इन तीनों को मैनेज करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन मिलेगा क्या? मिलेगा ना? ठीक। अगर हम असम का कोई एक डिस्ट्रिक्ट उठा लें तो क्या उस डिस्ट्रिक्ट में एरिया मिलेगा? रिसोर्स, पॉपुलेशन, एडमिनिस्ट्रेशन मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होता है? तो यहाँ पे भी ये चारों एलिमेंट मिलेंगे। अब इस डिस्ट्रिक्ट का अगर एक सब डिवीजन उठा ले हम लोग, तो क्या सब डिवीजन में एरिया, रिसोर्स, पॉपुलेशन और एडमिनिस्ट्रेशन मिलेगा ना? अरे हाँ बोलो। वो एसडीएम लोग कहाँ पोस्टेड होते हैं? सब डिवीजन में ही तो पोस्टेड होते हैं। इस सब डिवीजन में, सब डिवीजन का अगर कोई पार्ट विलेज उठा ले, या अर्बन एरिया है तो सिटी उठा ले, तो क्या हमारे पास विलेज के पास एरिया होता है, रिसोर्स होता है, पॉपुलेशन होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है ना? अरे हाँ तो बोलो। क्या सिटी के पास रिसोर्स होता है, एरिया, पॉपुलेशन, पॉल्यूशन, ठीक है, और क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन भी होता है। मतलब ज्योग्राफिकल एंटिटी का मतलब हो गया कि ये चारों पैरामीटर होंगे ही होंगे। आप किसी भी कंट्री को उठा लो, आप किसी भी रीजन का उठा लो, तो एम आई राइट? एम आई राइट? जो स्टेट का सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, कीवर्ड है, जो स्टेट को डिफाइन करेगा, वो क्या है? सोवरेनिटी। एंड व्हाट इज सोवरेनिटी? इट इज रिलेटेड टू द एबिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। एबिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। एम आई राइट? अब डिसीजन मेकिंग एबिलिटी का दो डायमेंशन होता है। पहला होता है तुम्हारा कौन सा वाला? इंटरनल। और दूसरा क्या होता है तुम्हारा? एक्सटर्नल। इंटरनल डिसीजन का मतलब क्या हो गया? जैसे इलेक्शंस कब कराने हैं, ये इंटरनल डिसीजन है कि एक्सटर्नल? कैसा है? पर्दे के पीछे कोई नहीं दिखेगा, इधर देख। कैसा है? इंटरनल। कौन सी स्कीम्स देंगे, कौन सी स्कीम लॉन्च करेंगे, कहाँ लॉन्च करेंगे, ये कैसा डिसीजन है? इंटरनल या एक्सटर्नल? इंटरनल। एम आई राइट? इंफ्रा का डेवलपमेंट कहाँ, इंफ्रा के नाम पे देख रहे हैं ना, इसको भी पता है इंफ्रा ये क्या होता है। कास्ट का बात करो पॉलिटिक्स में, रिलीजन का बात करो, तब जाके इलेक्शन हारोगे। अपने लिए टारगेट छोटे रखा करो।
ठीक है, जब बोलते बोलते तुम लोग खुद के बारे में बहुत ज्यादा बोल जाओगे ना, दुनिया बहुत मजा लेने लगती है। बात समझ में आया? किसने बोला था 400 पार बोलने के लिए? सरकार तो 200 पे भी बन जा रही थी ना, मतलब 270-80 पे भी बन जा रही थी, तो 280 बोलना था। अब 400 बोल दिया, 300 आ गया, लोग मजे लेना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, तो टारगेट्स एकदम बताया नहीं जाता, छिपा के रखा जाता है। खैर, तो स्कीम्स हो गया। इंफ्रा का डेवलपमेंट भी, इंफ्रा का डेवलपमेंट भी कैसा डिसीजन है? इंटरनल है एक्सटर्नल है? इंटरनल ही है। ठीक है, तो अब जितने भी इंटरनल डिसीजंस लेने होंगे, वो ज्योग्राफिकल यूनिट अगर इंडिपेंडेंट होके ले रही होगी तो उसको क्या बोल देंगे? वो सोवरेन है। एक्सप्लेन करता हूं। उसके साथ साथ कुछ एक्सटर्नल डिसीजन, जैसे इंडिया का पाकिस्तान के साथ रिलेशन कैसा होना चाहिए, अच्छा या बुरा? हाँ, कितने लोगों को लगता है कि बम फूट जाना चाहिए पाकिस्तान में, बर्बाद हो जाना चाहिए? बोल बोल। ठीक है, खड़ा हो जा। तो ढूंढता हूँ ऐसा मौका मिले मुझे। पड़ोस के घर में आग लगेगी, तुम्हारे घर में आग लगने की संभावना कितनी है? पड़ोस के थोड़े यहाँ बीच में अरेबियन सीनी के बीच में आता है क्या? ठीक है, बैठो। तो मतलब रसिया के साथ हमारा रिलेशन कैसा होगा? ठीक है, अच्छा, तुम्हारा क्या अच्छा होगा? रसिया और यूक्रेन के बीच में हमारा क्या स्टैंड होगा? राइट, डब्ल्यूटीओ में हमारा क्या स्टैंड होगा? यूनाइटेड नेशन में हम किसको सपोर्ट करेंगे, किसको सपोर्ट नहीं करेंगे? ये सारे इंटरनल डिसीजन है कि एक्सटर्नल डिसीजन है? कैसे डिसीजन है? एक्सटर्नल। तो सोवरेनिटी का मतलब ये होता है जितने भी एक्सटर्नल डिसीजंस हैं प्लस जितने भी इंटरनल डिसीजंस हैं, उन डिसीजंस को लेने में आपको कैसा होना पड़ेगा? इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, एब्सोल्यूट होना पड़ेगा और सुप्रीम होना पड़ेगा। उसी वर्ड को क्या बोल देते हैं? सोवरेनिटी बोल देते हैं। फाउंडेशन की क्लास में इतना ही पिछले 2 घंटे में पढ़ाता हूँ, बट अभी वी विल इंक्रीज आवर पेस, क्योंकि बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी है जो ऑक्सिलरी है, जो छूट जाती है वहां पे। ठीक है, तो सोवरेनिटी का मतलब समझ में आया ना? सोवरेनिटी का मतलब क्या है? एबिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। कौन सा डिसीजन? इंटरनल और एक्सटर्नल। और वो एबिलिटी कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? कोई भी एक्सटर्नल पावर से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। अब जैसे 1947 के पहले यू हैव इंडेड द सेशन, हम इंडे नहीं किए, कैसे इंड हो गया? कभी कभी हमको मन करता है अपनी डिग्री लौटा दे कॉलेज को। इंडिपेंडेंस के पहले था क्या इंडिया? वो बताओ। इंडिपेंडेंस के पहले हम्म सर, बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्या? थोड़ा तो लग रहा है कि जरूरी है। हो गया? ठीक। तो मिला जुला के बात यह है कि सोवरेनिटी स्टेट होने का सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। और सोवरेनिटी होता क्या है? डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड है। कौन सा डिसीजन? इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। उसमें उस बॉडी को कैसा होना पड़ेगा? इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, एब्सोल्यूट होना पड़ेगा, सुप्रीम होना पड़ेगा। तभी उसको अपन क्या कह पाएंगे कि वो बॉडी कैसी है? सोवरेन। ठीक है, और जैसे ही कोई ज्योग्राफिकल एंटिटी कैसी हो जाएगी? सोवरेन, उसको क्या कह देंगे कि वो क्या है? स्टेट। एम आई राइट? अब देखो, जो तुमने बचपन से पढ़ा है असम, बिहार, बंगाल वगैरह एज ए स्टेट, ये स्टेट वो पॉलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है बेटा, वो गवर्नेंस के एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है। जैसे हमने इंडिया को
तुम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है ना, पढ़ी है ना? वहां पे कहीं भी स्टेट वर्ड यूज होता था क्या? वहां पे कौन सा वर्ड यूज होता था? प्रोविंस वर्ड यूज होता था। कौन सा वर्ड यूज होता था? प्रोविंस वर्ड यूज होता था। उसी प्रोविंस वर्ड को हमने नाम चेंज कर दिया इंडिपेंडेंस के बाद। हमने कंट्री को किस में डिवाइड कर दिया? छोटे छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में डिवाइड कर दिया, जिसको हम पहले क्या बोलते थे? प्रोविंस। बट इंडिपेंडेंस के बाद क्या बोलने लगे? स्टेट्स बोलने लगे। ठीक है, फिर स्टेट्स को हमने किस में डिवाइड किया है? छोटे छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में डिवाइड किया है ना, जिसको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रिक्ट्स बोलते हैं। और इन डिस्ट्रिक्ट्स को किस में डिवाइड किया है? सब डिवीजन में किया है ना। अब इस सब डिवीजन को किस में डिवाइड किया हमने? विलेजेस और किस में? विलेजेस और सिटीज वगैरह में डिवाइड किया है। बात समझ में आया? ये स्टेट्स और जो हमने पॉलिटिकल साइंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा स्टेट, वो दो अलग अलग है। यहाँ पे जो हमारा स्टेट है वो सोवरेन नहीं है बेटा। क्या आसाम कोई भी डिसीजन ले सकता है क्या? क्या आसाम पाकिस्तान के साथ वॉर करके आ जाएगा? क्या आसाम खुद की करेंसी लॉन्च कर सकता है? बताओ। क्या रसिया और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में अपना स्टैंड रख सकता है? नहीं रख सकता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो आसाम पॉलिटी वाले क्लास के लिए स्टेट नहीं है। किस क्लास में आ जाएगा वो स्टेट के कॉन्सेप्ट के अंदर? गवर्नेंस वाले क्लास में। बात समझ में आया? डिफरेंस समझ में आया ना? अरे बोलो यार। ठीक, तो इतनी सारी बातें हमें समझ में आनी चाहिए। अब एक कॉन्सेप्ट होता है ग्लोबलाइजेशन का। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? जो बोलोगे वही लिखूंगा, बताओ। इंटीग्रेशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी। केवल इकोनॉमी इंटीग्रेट होती है क्या? नहीं बेटा। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये होता है, इंटीग्रेशन तक वर्ड तो सही था, ये इंटीग्रेशन का सिंबल होता है, पता है ना? अरे हाँ तो बोलो। हाँ, हमने क्या किया? दुनिया को इंटीग्रेट किया है। क्या केवल इकोनॉमी के सेंस में इंटीग्रेट किया है क्या? आंसर है नहीं सर। इकोनॉमी 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 के साथ साथ कल्चर इंटीग्रेट हुआ है, और उसके साथ साथ पॉलिटिकल इंटीग्रेशन भी हुआ है। तो सोशल इंटीग्रेशन, पॉलिटिकल इंटीग्रेशन, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, प्लस साथ साथ बेटा क्या इंटीग्रेट हो रहा है? टेक्नोलॉजी भी इंटीग्रेट हो रही है। एम आई राइट? एम आई राइट ना? अरे हाँ तो बोलो। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है सर? ग्लोबलाइजेशन इज एक्चुअली इंटीग्रेशन ऑफ वर्ल्ड। मतलब दुनिया छोटी होती जा रही है। किसके टर्म्स में? किसके टर्म्स में? इंटरएक्शन के टर्म में। जैसे अगर आपको आज के 100 साल पहले यूएस के किसी इंडिविजुअल से इंटरेक्ट करना था, तो आपको 25 दिन 50 दिन समुद्र में तैर के नहीं, जहाज में बैठ के जाना पड़ता था। एम आई राइट? तब जाके आप उससे मिल पाते थे, और सरप्राइज की जगह कभी कभी शॉक्स भी लग जाता था। ठीक है, बट आज के टाइम में वो इंटरेक्शन कितने सेकंड्स के अंदर हो सकता है? व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल कर लो, उठ गया तो ठीक है, नहीं उठा तो कट गया। समझा? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इंटरेक्शन के मामले में दुनिया कैसी हो गई है? छोटी हो गई है। दुनिया कैसा हो गया बेटा? नैरो हो गया है। ठीक है, इंटरेक्शन की फ्रीक्वेंसी कैसी हो गई है? इंक्रीज हो गई। राइट? यही मिला जुला के क्या है? ग्लोबलाइजेशन है। ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ द वर्ल्ड इन द टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, कल्चर, पॉलिटी एंड टेक्नोलॉजी। क्लियर है? अरे हाँ बोलो। समझ में आया ना? अब इकोनॉमी का इंटीग्रेट होने का मतलब ये है कि इंडियन इकोनॉमी इज इंटीग्रेटेड टू द चाइनीज, टू द रशियन, टू द यूरोपियन। ये कौन सी कंट्री है? ये कौन सी कॉमन कंट्री है? यहाँ एक नन्ही सी मुन्नी सी कंट्री है ना, अफ्रीका वाली। ये कौन सी कंट्री है? मिडिल ईस्ट वाली। ये कौन सी कंट्री है? यहाँ है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि इंडियन इकोनॉमी क्या इंडिपेंडेंट है? इंडियन इकोनॉमी क्या इंडिपेंडेंट है? नहीं सर। इंडिया की इकोनॉमी इज कनेक्टेड टू व्हाट? रसिया। इंडियन इकोनॉमी इज कनेक्टेड टू व्हाट? जापान। इट इज लिंक्ड टू व्हाट? साउथ ईस्ट एशियन नेशन। लिंक्ड टू व्हाट? ऑस्ट्रेलिया।
लिंक टू मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट में झगड़ा होता है, महंगाई इंडिया में बढ़ जाती है। रसिया यूक्रेन में झगड़ा होता है, महंगाई इंडिया में बढ़ जाती है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यूएस अफ्रीका के किसी कंट्री पे, अमेरिका किसी कंट्री पे सैंक्शन लगाएगा, ऑयल प्राइसेस इंडिया में बढ़ जाएंगी। तो इंडियन इकोनॉमी इंडिपेंडेंट है क्या? नहीं। कैसी है? इंटीग्रेटेड है। और वो इंटीग्रेशन के पीछे कौन सा फैक्टर है? कौन सा फैक्टर है? ग्लोबलाइजेशन। बात समझ में आया? सिमिलरली इन द नेम ऑफ कल्चर, कल्चर के टर्म्स में अगर देखोगे तो योगा क्या इंडिया में ही होता है क्या? यहाँ भी तो होता है ना, यूएस में। अरे हाँ बोलो, इधर भी तो होता है, मिडिल ईस्ट जैसे रिजिड कंट्रीज में भी तो होता है ना। अरे हाँ बोलो। हाँ, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि योगा जो इंडिया में ओरिजिनेट हुआ वो भी पूरी दुनिया में चला गया। हिप हॉप ही होता है ना, हिप हॉप होता है, क्या होता है? पॉप होता है ना। अब मुझे क्या पता भाई, ये होता है ना कि पॉप होता है। पॉप कल्चर अलग होता है यार, इतना पढ़ा लिखा तो मैं हूं ही, ठीक है। ये कल्चर ओरिजिनेट कहाँ हुआ? यूरोपियन कंट्रीज का है, यूएस में ओरिजिनेट हुआ और पूरी दुनिया में आ गई ना। अरे हाँ की ना, इंडिया के भी लोग पता नहीं क्या क्या करने लगे आजकल। एम आई राइट? तो ये क्या था? ये कल्चर का इंटीग्रेशन था। एम आई राइट ना? बम बनाने का कल्चर कहाँ था? कहाँ था भाई बोल? पाकिस्तान में। वो भी दुनिया भर में फैलना शुरू हो गया धीरे धीरे। तो ये सारी बातें आपको समझना पड़ेगा। ये किसकी वजह से हो रहा है बेटा? ग्लोबलाइजेशन की वजह से। एम आई राइट? एम आई राइट? जोर से बोलो। और तीसरा क्या है? पॉलिटी भी कैसी हो जाती है? कंबाइंड हो जाती है। जैसे यूएस के इलेक्शंस के रिजल्ट का असर क्या यूरोप पे होता है? होता है बेटा, बिल्कुल होता है। एम आई राइट? क्या यूरोप के इलेक्शंस का असर इंडिया में होता है? ब्रिटेन का कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना इंडिया के लिए। यूएस का कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, प्राइम मिनिस्टर कहाँ से होता है, प्रेसिडेंट बनेगा, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना इंडिया के लिए। अरे है ना? हाँ तो बोलो बस। तो इसका मतलब पॉलिटी भी कैसी है? कनेक्टेड है। क्योंकि अगर वो प्रेसिडेंट चेंज हो गया तो मे बी इकोनॉमी भी चेंज होना शुरू हो जाएंगी धीरे धीरे। जैसे वो डोनाल्ड ट्रंप आया था, विवेकानंदन वाला, पता नहीं क्या क्या बोल के गया, कौन सी हिंदी बोली उसने खुद समझी, जाके इलेक्शन भी हार गया। खैर इलेक्शन तो बहुत आदमी आ रहे हैं, ठीक है। हमारे शहर से भी कुछ लोग बहुत देर पीछे थे, खाली दिखाया नहीं जा रहा था मीडिया में कि 3 घंटा पीछे थे। इलेक्शन में मजा आया ना? मैं आईपीएल का फाइनल देख रहा था, बिल्कुल बोरिंग था। वो सारा स्क्रिप्ट कहाँ यूज हो गया? इलेक्शन में यूज हो गया। खैर कोई बात नहीं, स्मृति ईरानी जी के हारने का बहुत दुख है, बट उसके साथ ही कंगना रनावत जीत गई है इसका चिंता ज्यादा है। एरोगेंस नहीं होना चाहिए यार, मतलब टू बी वेरी क्लियर, किसी के अंदर भी। जो लोग तुमको वोट दे रहे हैं ना, गधे नहीं है, राइट? मैं तुमसे इस क्लास के पहले भी कहता था, मतलब जब आपने पहले भी सुना होगा, मैंने कहा था ना इस देश की डेमोक्रेसी बहुत मैच्योर है। बोला है ना मैंने, 50 बार बोला होगा ना कम से कम। हाँ, जनता को आप मूर्ख समझना बंद कीजिए, कोई भी, ठीक है। मतलब इलेक्शंस में हमारे पास ऑलवेज ऑप्शंस हैं। इंडियन डेमोक्रेसी इतनी मैच्योर है, इतनी मैच्योर है कि किसी को पता भी नहीं चलता और उसकी कहानी समाप्त हो जाती है, ठीक है ना? बात समझ में आया ना? अरे हाँ तो बोलो। हाँ ये ठीक हो जाए यार। हाँ बट ठीक है, इंडिया नीड सच स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर आज के सिनेरियो में, जरूरत है। अभी पता चलेगा ना चीजें चलती कैसी हैं। मतलब जब सब कुछ आपके फेवर में है तब तो बहुत मजा आएगा, आप कुछ भी कर लो। बट कोलिशन गवर्नमेंट चलाना अपने आप में थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। हम लोग पढ़ेंगे, वो सारी चीजें पढ़ेंगे जो हम लोग वहां तक पढ़ेंगे। ठीक है। हाँ, मैंने तुमको क्लास में 2 और चीजें बताई होंगी, एक पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी बताया होगा और एक पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट बताया होगा। पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी शॉर्ट टर्म के लिए हमेशा सही है, बट पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा जरूरी है।
एट द सेम टाइम डेवलपमेंट एक ऐसा पैरामीटर होता है जिसमें ना तो कास्ट का टेंशन करना है, ना फिर रिलीजन का टेंशन करना है, ना लैंग्वेज का टेंशन करना है, क्योंकि बिजली सबको चाहिए, सड़क सबको चाहिए, पानी सबको चाहिए, स्कीम सबको चाहिए। Am I right? तो पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट इज द बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर ईच एंड एवरी सिचुएशन। क्लियर है ना? अरे हाँ तो बोलो। हाँ, तो अपन वापस ग्लोबलाइजेशन पे आते हैं। ग्लोबलाइजेशन में क्या इंटीग्रेट हो रहा है? इकोनॉमी, कल्चर, पॉलिटिक्स और टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट हो रहा है, ये हमने यहाँ पे दिखाया। अब ग्लोबलाइजेशन के कुछ तो फायदे होंगे ना? ग्लोबलाइजेशन के फायदे बताओ चलो। सबसे पहला क्या है? ट्रेड बढ़ गया। ग्लोबल ट्रेड कैसा है? बढ़ गया। दूसरा क्या है? अच्छा, ट्रेड बढ़ा तो रिलेशंस भी इंप्रूव होना शुरू हो गए। एक एक बात एक्सप्लेन तो करने दे। ट्रेड बढ़ा, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड कैसा हो गया? ज्यादा हो गया। पहले केवल कुछ कंट्रीज आपस में ही डिसाइड कर लेती थी कि दुनिया का वो कोना आपका है, दुनिया का साउथ ईस्ट वाला कोना मेरा है, इंडिया हमारा है, अफ्रीका जब फ्रांस का है, साउथ अमेरिका में आधा आधा बांट लेंगे। दो कंट्री में बैठ के डिसाइड कर लेती थी कि ऐसी दुनिया चलानी है। बट आज ऐसा है क्या? नहीं है। रिलेशंस बिटवीन कंट्रीज इंप्रूव हो गई। वर्ल्ड वॉर टू कब हुआ था? कब हुआ था? 1939। ठीक है, कितने साल हो गए नया वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ? हाँ, तुम लोग बहुत साल हो गया, शाबाश। हाँ, अरे 60 उधर, 20 इधर, 4 इधर, एक उधर, 85 हुआ यार, इसमें क्या है? मतलब 80 साल के आसपास हो गया, थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ। ठीक है, तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या था कि कंट्रीज के बीच में रिलेशंस, कंट्रीज के बीच में डायलॉग्स बढ़ा था। एम आई राइट? एम आई राइट ना? ठीक। तीसरा क्या है? पॉजिटिविटी, मतलब पॉजिटिव ग्लोबलाइजेशन का हो गया, रिलेशन इंप्रूव होने से कॉन्फ्लिक्ट्स मिनिमाइज हो गई। कॉन्फ्लिक्ट्स कैसी हैं? मिनिमाइज हो गई। और बताइए। टेक्नोलॉजी शेयरिंग तो ठीक है, इनोवेशन प्रमोट हुआ है ना? अरे हाँ की ना? इनोवेशन प्रमोट हुआ है बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड कॉम्पिटिशंस। कंपटीशन बढ़ा कंट्रीज के बीच में। एम आई राइट? कंट्रीज के बीच में जब कंपटीशन बढ़ा तो इनोवेशन बेहतर होता चला गया। बात समझ में आया कि नहीं आया? और क्या क्या फायदे हैं ग्लोबलाइजेशन के बताओ। कम्युनिकेशन बेहतर हुआ है ना पहले से? कम्युनिकेशन इंप्रूव्ड हुआ है। और क्या हुआ है? ठीक ठीक। और इफिशियंसी बढ़ी है क्या? तुम जो बोल रहे थे उस पॉइंट से हम लोग इफिशियंसी निकाल सकते हैं ना? कंट्रीज की इफिशियंसी क्या हुई है? बेहतर हुई है। चाइना मैन्युफैक्चरिंग में बेहतर हुई है, इंडिया सर्विसेज में बेहतर हुई है, यूएस झगड़े कराने में बेहतर हो गया है। तो कंट्रीज की इफिशियंसी, सेक्टोरल इफिशियंसी बेहतर हुई है। सेक्टोरल इफिशियंसी क्या हुई है? इंप्रूव हुई। सेक्टोरल इफिशियंसी का मतलब क्या होता है? सेक्टर वाइज इफिशियंसी कैसी हुई है? इंप्रूव्ड हुई है। और बताइए और क्या है? प्रोडक्ट बेस इंक्रीज हुआ है क्या? कस्टमर्स के बीच में जो चॉइसेस था वो बढ़ा है ना? अरे हाँ बोलो। पहले केवल मारुति 800 अल्टो, आज 8000 गाड़ियां हैं ना इंडिया में खरीदने के लिए। अरे हाँ तो बोलो। तो चॉइसेस बेहतर हुई हैं, पहले से चॉइसेस बढ़ी हैं। तो मोर और लेस ये ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव इंपैक्ट है। बट क्या कोई भी चीज केवल पॉजिटिव रह सकती है क्या? अरे बोलो यार। नहीं, कोई भी चीज केवल जब नया नया रहेगा तो ही बेहतर होती है। जैसे पुराना होता जाएगा उसमें कमियां आनी शुरू होती जाएंगी। यही काम किसके साथ हुआ? ग्लोबलाइजेशन के साथ होगा। ग्लोबलाइजेशन के चैलेंजेस बताओ। हाँ? और
ठीक है, वो लास्ट में लिखेंगे। और बताओ, सोचो बेटा, दिमाग नहीं चलाएगा सिलेक्शन नहीं होगा, घर में जाके लिख लेना, दिमाग चलाना जरूरी है। लॉस फॉर डेवलपिंग एंड अनडेवलप्ड कंट्री, एम आई राइट बेटा? अरे हाँ की ना, जो नाइजीरिया में, युगांडा में, सूडान में, इंडिया में, वियतनाम में जो छोटे छोटे ट्रेडर्स थे, जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर थे, लोकल प्रोड्यूसर थे, उनका इकोनॉमिक लॉस हुआ या नहीं हुआ? अरे हाँ या ना? और बताओ क्या हुआ? इंक्रीज नहीं यार, ऐसे आप सर्ट पॉइंट बोलेगा तो क्या नंबर, इबरी एस्पेक्ट मतलब क्या मान लो, कपड़े पहनने में रिस्क बढ़ गए। ठीक है, इंटरलिंकिंग, इंटरलिंक्ड इकोनॉमी में रिस्क बढ़ जाता है। अरे यहाँ की ना, बैंक कोलैप्स हुआ यूएस में, शेयर मार्केट गिर गया कहाँ का? इंडिया का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं है? तो इकोनॉमिक रिस्क भी बढ़ जाता है। और बताओ, सही बात है, जो मूवमेंट हो रहा है पीपल का, गुड्स का, उसके चलते बहुत सारी डिजीजेस वगैरह भी स्प्रेड करना शुरू कर दी है। हाँ हाँ, ग्लोबलाइजेशन अपने आप में क्या करता है? न्यू डायमेंशन ऑफ कॉलोनाइजेशन को प्रमोट करता है। कॉलोनाइजेशन में क्या था? यूएस तो खैर बहुत बच्चा था इस फील्ड में, यूके उठा और जाके उसने आधी दुनिया पे कब्जा कर लिया, फ्रांस उठा, आधी दुनिया पे क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। क्या आज के टाइम में डायरेक्ट कब्जा करना पॉसिबल है क्या? नहीं, बट इकोनॉमिक कंट्रोल तो ले सकते हैं ना। अरे हाँ की ना, चाइना ने धीरे धीरे देखोगे पूरी दुनिया की जो ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाली सेक्टर थी उसको हाईजेक करके रखा है। ठीक है, अरे हाँ बोलो, 3 कंट्री है, चाइना, कोरिया, जापान। इन तीनों कंट्री का अगर जिस दिन इंडस्ट्री बंद हो गया, पूरी पूरी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री शट डाउन हो जाएगी और फिर सारा का सारा सेक्टर तबाह हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये सारे रिस्क वगैरह बढ़ गए। और बताओ, और क्या क्या प्रॉब्लम्स है? ग्रेट बात, आइडेंटिटी क्राइसिस हो गई है। आइडेंटिटी क्राइसिस किस टर्म में? लैंग्वेज के टर्म में। पूरी दुनिया अंग्रेजी बोलना चाह रही है ना बेटा? अरे हाँ की ना, हमारी जो छोटी छोटी बोलियां थी, हमारे जो छोटे छोटे रीजनल लैंग्वेजेस थे, वो एकदम खत्म होते चले गए हैं। ठीक है, जो हमारे छोटे छोटे कल्चर थे बेटा, वो कल्चर्स भी क्या होते चले गए हैं? कोलैप्स होते चले जा रहे हैं। क्यों हो रहे हैं इन सब के पीछे? बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जिसमें एक कल्चर बहुत बड़ा है और बाकी के सारे कल्चर उसके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में आ गए हैं। अरे एम आई राइट ना? हमारे बहुत से जो लोकल डांसेस वगैरह थे, जो लोकल कल्चर्स वगैरह थे, जो लोकल फूड हैबिट्स वगैरह थे, लोकल क्लॉथिंग सेंस वगैरह थे, लोकल जो फेस्टिवल्स, इवन फेस्टिवल्स तक समाप्त हो गए हैं। न्यू ईयर की सेलिब्रेशन पहले से बेहतर हुई है, होली की सेलिब्रेशन खत्म हो गई है। राइट, हमारे तरफ होली 10 साल पहले, 20 साल पहले मनाई जाती थी कि 1 महीने लग रहा था होली चल रहा था, आज होली के दिन भी नहीं लगता कि होली है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हुआ है कि कुछ कुछ जो लोकल फेस्टिवल्स थी वो पूरी की पूरी फेस्टिवल्स ही डाइल्यूट होती चली गई हैं। ठीक है, छठ का नाम सुना है ना आपने? छठ बड़ा हुआ पहले से, बट होली समाप्त हो गई, दिवाली समाप्त हो गई, ईद छोटी हो चुकी है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे हाँ तो बोलिए, इन सब के पीछे रीजन क्या है? ग्लोबलाइजेशन। एम आई राइट? एम आई राइट? अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा वो बात आप सुन लो। हमने सबसे पहले पढ़ा स्टेट क्या होता है। तो स्टेट क्या होता है? स्टेट इज अ सोवरेन ज्योग्राफिकल एंटिटी। इस ज्योग्राफिकल एंटिटी में क्या क्या होगा? एरिया, पॉपुलेशन, रिसोर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। एम आई राइट? दूसरा क्या है? सोवरेनिटी। व्हाट इज सोवरेनिटी? इट इज एबिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। और वो डिसीजन मेकिंग कैसा होगा? इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। एम आई राइट? उस डिसीजन मेकिंग में इस बॉडी को कैसा होना पड़ेगा? इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, एब्सोल्यूट होना पड़ेगा, और कैसा होना पड़ेगा? सुप्रीम होना पड़ेगा। उसी को क्या बोल देंगे? स्टेट बोल देंगे। तो पॉलिटिकल साइंस के जितने भी कॉन्सेप्ट है वो किसके अराउंड रिवॉल्व करेंगे? स्टेट के अराउंड। जैसे हिस्ट्री में जो पास्ट का काम था, सोशियोलॉजी में जो सोसाइटी का काम था, एंथ्रोपोलॉजी में जो ह्यूमन इवोल्यूशन का काम था, बॉटनी में जो प्लांट का काम था, जियोलॉजी में जो एनिमल का काम था, पॉलिटिकल साइंस में वो कॉन्सेप्ट किसका है?
स्टेट का है। तो कल को तुम राइट पढ़ो, ड्यूटी पढ़ो, सिटीजनशिप पढ़ो, प्रियम्बल पढ़ो, फंडामेंटल राइट पढ़ो, वो सब कुछ किसके हिसाब से है? स्टेट सेंट्रिक ही है। तो पूरा का पूरा सब्जेक्ट किस कौन से कैसा सेंट्रिक है? स्टेट सेंट्रिक है। इसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा? ग्लोबलाइजेशन पढ़ा। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? ग्लोबल इंटीग्रेशन हो गया है किसके टर्म में? इकोनॉमी, कल्चर, पॉलिटी, टेक्नोलॉजी। एम आई राइट? और इसका आउटकम क्या निकला है? इंक्रीज्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स, पीपल, आइडियाज एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, यूएस में कुछ गुड प्रोड्यूस हुआ, आईफोन कहीं और प्रोड्यूस हुआ, आया कहीं और। पीपल, इंडिया के साइंटिस्ट, इंडिया के डॉक्टर्स, इंडिया के इंजीनियर कहीं और चले गए। फिर क्या है? क्या लिख दिया यार? आइडियाज। हाँ, आइडियाज बनी आईटी दिल्ली में, उसको फंडिंग मिल रही है नासा से, उसको फंडिंग मिल रही है माइक्रोसॉफ्ट से। और लास्ट क्या है? टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया कहीं और, यूज होगा इंडिया में। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अरे हाँ तो बोलिए। तो ये हमारा ग्लोबलाइजेशन था। फिर हमने इसके पॉजिटिव इंपैक्ट देखे और फिर हमने क्या देखे? नेगेटिव इंपैक्ट्स देखे। थोड़ा सा लिखो, देखो नोट्स कैसे बनाना, नोट्स कैसे बनाना ध्यान से सुन लो। चुपचाप जो बोला है उतना करते चलना, ठीक है? अपना दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास है। ऐसे कैसे नहीं है यार? मैं क्यों बोल दूं दिमाग नहीं है, जाके हल्ला करने लगोगे, टीचर बोलता है कि दिमाग नहीं है। दिमाग होता सबके पास है, बस कुछ लोगों का घुटना में होता है। ये पेज का लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये पेज का राइट हैंड साइड हो गया। वन साइड ऑफ द पेज तुम्हारा चॉइस है, लेफ्ट वाला या राइट वाला। इसको हमेशा क्या रखना है? ब्लैंक रखना है। बात समझ में आया बेटा? अरे हाँ की ना, ब्लैंक रखना है। क्यों ब्लैंक रखना है? क्योंकि मान लो कि यहाँ पे मैंने आपको ग्लोबलाइजेशन पढ़ाया, लिखाया, समझाया, बट कल को तुमको मन किया ग्लोबलाइजेशन के बारे में थोड़ा और रिसर्च करने का, थोड़ा और बेहतर न्यूज़पेपर आर्टिकल में कोई चीजें आ गई, तो उसको इस वाले साइड में तुम लोग चिपका लेना, लिख लेना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अरे हाँ तो बोलो, ताकि तुम्हारा ग्लोबलाइजेशन उसी मोमेंट पे क्या हो जाए? कंप्लीट हो जाए। एम आई राइट ना? हाँ, तो वन साइड ऑफ द पेज हमेशा आप लोग खाली रखना। क्लास नोट्स में जो भी लिखाया जाएगा केवल एक साइड ऑफ द कॉपी में ही लिखते चले जाना। एम आई राइट? अरे बोलो भैया, आधी एनर्जी तो ये पूछने में निकल जाती है, समझ में आया? लिखो, द डोमेन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, the domain of political science deals with the idea of deals with the idea of a state, idea of a state. The state is the central state is the central concept of the discipline around which other dimensions revolves, other dimensions revolves. Paragraph change. In the simplest term, in the simplest term, in the simplest term,
State is defined as sovereign geographical entity. Sovereignty is the most important attribute. Sovereignty is the most important attribute of sovereignty is the most important attribute of a state. It is related to it मतलब it मतलब it मतलब गलत it मतलब हाँ अभी इनके लिए इतने स्पेशल है ये दे दो अब मतलब यार क्लास कर लेते थे यार ये ठीक नहीं है यार पूछ लो रोज मिलेगा शंकर ऑनलाइन वालों को फोटो भेज देना यार इट का मतलब बेटा यहाँ पे स्टेट नहीं है इट का मतलब क्या है सोवरेनिटी सोवरेनिटी इज रिलेटेड टू sovereignty is related to the ability of is related to the ability of decision making where the geographical entity उसको बंद कर दो आधे घंटे के लिए उसको बोलो काम बंद कर दे ठीक है where the geographical entity is independent absolute and supreme ठीक है ना पढ़ के देखो तो सेंटेंस कंप्लीट है ना अरे कंप्लीट है ना ठीक है ना अभी डायग्राम बना लो स्टेट क्या होता है स्टेट इज सोवरेन ज्योग्राफिकल एंटिटी एम आई राइट ज्योग्राफिकल एंटिटी में क्या क्या आ जाएगा बेटा बताओ सबसे पहले उसके बाद पॉपुलेशन उसके बाद इन सबको मैनेज करने के लिए क्या आएगा एडमिनिस्ट्रेशन ठीक है और सोवरेनिटी किससे रिलेटेड है बेटा डिसीजन मेकिंग से कौन से डिसीजन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल उसमें इस बॉडी को कैसा होना पड़ेगा इंडिपेंडेंट एब्सोल्यूट और सुप्रीम एम आई राइट अरे हाँ तो बोलो सोवरेनिटी सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है किसके लिए स्टेट के लिए
अगला टॉपिक लिख लो बेटा, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन, it is defined as the process it is defined as the process by which it is defined as the process by which economy, comma, cultures, comma, societies are integrated due to increased interaction and exchange of goods बोला बेटा, services, people, ideas and टेक्नोलॉजी। बात समझ में आया? अरे हाँ की ना, बोल बेटा, क्लियर है ना? ठीक है। अब पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन लिखना है। लिखो पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, पहले लिख लो। इंक्रीज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, सबसे पहला इंक्रीज्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। ट्रेड बढ़ा है ना बेटा? अरे हाँ बोलिए, अरे जोर से बोलिए। दूसरा क्या बढ़ा? इन्वेस्टमेंट बढ़ा, एम आई राइट? तीसरा जॉब्स बढ़ा ना? अरे हाँ की ना? अगला पॉइंट लिखो, इंक्रीज्ड जॉब अपॉर्चुनिटी, इंक्रीज्ड जॉब अपॉर्चुनिटी। उसके बाद इंक्रीज्ड एक्सेस टू मार्केट, इंक्रीज्ड एक्सेस टू मार्केट। इसमें आप लोग एग्जांपल दे लोगे ना, इंडियन गुड्स या फिर कहीं के गुड्स अभी ऑल दुनिया में एक्सेसिबल है वाली बात है। उसके बाद आगे लिखो इनोवेशन एंड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। फिफ्थ पॉइंट, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कल्चर। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड होता है ना बेटा, तो वहीं से वर्ड क्या निकला? हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कल्चर, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कल्चर। समझ में आ रहा है ना? गाने हिंदी के, डांस कौन से? यूएस के। गाने यूएस के, डांस कौन से? हिंदी के। ठीक है, चलो। गाली अंग्रेजी वाली, लैंग्वेज कौन सी? हिंदी वाली, ये भी एक। उसके बाद इंक्रीज्ड कंज्यूमर चॉइस, इंक्रीज्ड कंज्यूमर चॉइस। आगे पॉइंट, इंप्रूव्ड क्वालिटी ऑफ गुड्स, इंप्रूव्ड क्वालिटी ऑफ गुड्स। थोड़ा स्लो बोलूं क्या? स्पीड सही है ना? यहाँ बोलो, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड spread of global values like equality, liberty, democracy, गूगल नहीं बोलो भैया। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है? समझ में आया ना? अरे हाँ बोलो।
अब देखो, मैं अभी आपको केवल स्केलेटन दे रहा हूं, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ग्लोबलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन का पहला फायदा क्या लिखा है बेटा मैंने, इंक्रीज ट्रेड, यही है ना, अरे हाँ बोलो। दूसरा क्या लिखा है मैंने, जॉब क्रिएशन। बट जब मैं मेंस के आंसर लिखूंगा, मैं इन पॉइंट्स को वैलिडेट करूंगा किसके साथ, डेटा के साथ। मैं उनको बताऊंगा कि ग्लोबल जो ट्रेड है वो पिछले 10 साल में इतने डिग्री से बढ़ गया है, इतने वॉल्यूम से बढ़ गया है। जॉब क्रिएशन में बताऊंगा कि इंडिया में एलपीजी के बाद जॉब क्रिएशन इतना हुआ, एलपीजी के पहले वाले 10 साल में इतना हुआ था। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, अरे हाँ बोलो। ऑल दिस पॉइंट्स नीड टू बी वैलिडेटेड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, फैक्ट्स, एम आई राइट। इसके लिए अलग से तुम लोगों को एक फैक्ट बुक मिलेगा, सॉफ्ट कॉपी में मिले या हार्ड कॉपी में मिले वो विल डिसाइड लेटर, बट आपको एक फैक्ट बुक मिलेगा जिसमें इकोनॉमी के सारे फैक्ट एक साथ होंगे, सोसाइटी के सारे फैक्ट एक साथ होंगे, पॉलिटी के सारे फैक्ट एक साथ होंगे, और जो भी बाकी वुमेन, चिल्ड्रन, बच्चा, बूढ़ा से रिलेटेड जो डेटा होता है वो सारा एक साथ आपके पास अवेलेबल रहेगा, एम आई राइट। तो अपने इस नोट्स को केवल किसके साथ पढ़ना है, उस फैक्ट बुक के साथ पढ़ते जाना है, कहानी समाप्त, एम आई राइट। अब कोई गधा ही होगा जो नंबर नहीं देगा एग्जाम में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इससे बेहतर आदमी क्या लिख सकता है, कुछ नहीं लिख सकता है, क्लियर। तो आपको बस अपना मेहनत करते चलना है, बाकी नंबर आएगा। चले आगे। तो ये हमारा क्या था, चैलेंज, पॉजिटिव इंपैक्ट था किसका, ग्लोबलाइजेशन का। एक बार पढ़ो अभी आप लोग यहाँ तक, और यहाँ में अगर कहीं कुछ भी दिक्कत आ रही है तो आगे बताओ। बेटा बात नहीं करते हैं, ठीक है, बदला नहीं हूं मैं, वही हूं। चले आगे, चले, बात समझ में आया, अरे हाँ बोलो यार, ठीक है। अब आगे देखते हैं नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन।
सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा बेटा, नेगेटिव इम्पैक्ट में क्या आएगा सबसे पहले, इनइक्वलिटी बढ़ी है या कम हो गई है, बढ़ गई है, तो इंक्रीज्ड इनइक्वलिटी, इंक्रीज्ड इनइक्वलिटी एंड इनकम गैप, इंक्रीज्ड इनइक्वालिटी एंड इनकम गैप। सेकंड पॉइंट लिखो, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर। उसके बाद लॉस ऑफ रीजनल, लॉस ऑफ रीजनल कल्चर एंड ट्रेडिशन, लॉस ऑफ रीजनल कल्चर एंड ट्रेडिशन। इकोनॉमिक डिग्रेडेशन, धीरे बोलूं क्या, इकोनॉमिक डिग्रेडेशन। उसके बाद इनस्टेबिलिटी इन इकोनॉमिक, इनस्टेबिलिटी इन इकोनॉमी, इनस्टेबिलिटी इन इकोनॉमी। क्या किसी भी कंट्री की इकोनॉमी स्टेबल है क्या, नहीं। इतना ज्यादा इंटरलिंक्ड इकोनॉमी हो चुका है कि चाइना में भी कुछ होता है तो उसका असर कहाँ देखने को मिल जाता है, बांग्लादेश में। इंडिया में कुछ होता है उसका असर कहाँ देखने को मिल जाता है, यूएस में। यूएस में कुछ भी होता है उसका असर देखने को कहाँ मिल जाता है, इंडिया में। तो इससे इकोनॉमीज क्या हो गई हैं, अनस्टेबल हो गई हैं। एम आई राइट? चलो और क्या क्या है बताओ। स्प्रेड ऑफ डिजीजेस, स्प्रेड ऑफ डिजीजेस, उसके बाद इन्फ्लुएंस ऑफ कॉरपोरेट, इन्फ्लुएंस ऑफ कॉरपोरेट, कॉरपोरेट समझते हो ना, जो बड़े बड़े एमएनसी हैं उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है ना बेटा। अरे हाँ तो बोलो। अब गूगल का सीईओ, एप्पल का सीईओ, ठीक है, बीएमडब्ल्यू का सीईओ, ये सारे अपने आप में कई सारे कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर से भी ज्यादा पावरफुल होते हैं। एम आई राइट? तो कॉरपोरेट की इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और बताओ और क्या हो सकता है। हाँ हाँ लिखा है ना हमने कहीं पे, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन लिखा है, लिखा है ना, नहीं लिखा है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन? बोला भी नहीं है मैंने, कोई बात नहीं, मेरे दिमाग में ही रह गया इसका मतलब। तो लिख लो, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, पॉल्यूशन, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड पॉल्यूशन। और बताओ और कुछ है, क्या 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 क्या। इमिग्रेशन, देखो उसके दोनों एस्पेक्ट होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, अपने आप में वो सोसाइटी में पढ़ेंगे, अभी अपन ग्लोबलाइजेशन यहीं तक रोकते हैं। इसके अलावा और भी पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं, ठीक है। अरे ठीक है, अब अपन ग्लोबलाइजेशन पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें रिलेशन पढ़ना है किसमें, ग्लोबलाइजेशन और सोवरेनिटी में। एक क्वेश्चन लिखो अपना होमवर्क का, क्वेश्चन लिखो, critically examine, critically examine the relationship between, critically examine the relationship between globalization and sovereignty, critically examine the relationship between globalization and sovereignty। बात समझ में आया? अरे हाँ तो बोलिए, पक्का? हाँ, कोई नहीं पूछेगा, एवरी क्वेश्चन इज 250 वर्ड, ठीक है। मार्क्स क्या होता है, अपने मन से तुम लोग आंसर लिखते हैं, हम देखे नहीं है तुम लोगों को,
50 वर्ड में लिख के आता है आंसर, सर इसको चेक कर दीजिए। मन करता है उस पेपर को हवाई जहाज बना के यहाँ से उड़ा दें। सारे के सारे क्वेश्चंस को कितने वर्ड्स में लिखने हैं? 250 वर्ड्स में। रीजन ये है बेटा कि अगर आपने 250 वर्ड्स में लिख लिया, वहां से आप 100 वर्ड काट के 150 वर्ड के आंसर लिख लोगे, बट आपने 150 वर्ड को, समझ में आया? अरे हाँ की ना? तो सारे के सारे वर्ड्स कितने, सारे के सारे आंसर कितने वर्ड्स में लिखने हैं? 250 वर्ड्स में लिखने हैं, ठीक है। लिखो अभी। अच्छा ठीक है, छोड़ो, पहले ये बताओ लिखोगे कैसे? अच्छा, अपन पहले सोवरेनिटी डिसाइड करें, डिफाइन करें, या ग्लोबलाइजेशन डिफाइन करें? कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा कोई रूल थोड़ी है, 2+2 4 थोड़ी होता है। तो अपन कुछ भी कर सकते हैं। हमने सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन डिफाइन कर दिया, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे? ग्लोबलाइजेशन के नेगेटिव पॉजिटिव नहीं लिखेंगे बेटा, क्वेश्चन फिर से पढ़। ये ग्लोबलाइजेशन और सोवरेनिटी के बारे में पूछ रहा है। तो स्टेट का जो सोवरेनिटी है उस पर कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट हुआ होगा ग्लोबलाइजेशन का, और कुछ निगेटिव इंपैक्ट हुआ होगा ग्लोबलाइजेशन का। पॉजिटिव इंपैक्ट क्या हुआ होगा? जैसे जॉब की अपॉर्चुनिटी बढ़ती है ना, अरे हाँ की ना? फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ता है ना, अरे हाँ बोलिए। जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो गवर्नमेंट के पास टैक्स कलेक्शन का पुल बढ़ता है ना, गवर्नमेंट उस टैक्स से वापस से वेलफेयर स्कीम्स को इंप्लीमेंट करती है ना। तो स्टेट की सोवरेनिटी यहाँ पे क्या हो रही है? बढ़ रही है। बात समझ में आ रहा है? अरे हाँ बोलिए। बट यूएस में कुछ हुआ, उसके चलते इंडिया में दंगे हो गए, लॉ एंड ऑर्डर के चैलेंजेस स्टेट के लिए क्या हो गए? बढ़ गया। एम आई राइट ना? अरे हाँ की ना? ट्विटर आया, फेसबुक आया, और पता नहीं व्हाट्सएप वगैरह क्या क्या आ गया। इसने सिटीजन्स को बहुत ज्यादा इंपावर कर दिया है, और स्टेट का कंट्रोल क्या हो गया है? लूज हो गया है। जैसे कल को अगर इंडिया ने डिसाइड किया कि हम पाकिस्तान के साथ रिलेशन इंप्रूव करने चाहते हैं, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होगा, एक बहुत बड़ा सेक्शन होगा जो इंडिया में इसके अगेंस्ट हो जाएगा, तो इससे स्टेट की सोवरेनिटी बढ़ गई या कम हो गई? कम हो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे हाँ तो बोलिए। तो ये सारा आपको एनालाइज करना पड़ेगा, इसमें बहुत दिमाग लगेगा आपका, इसीलिए 250 वर्ड में मैंने बोला है आपको। आप बताइए कि क्या ग्लोबलाइजेशन है, आप बताइए ग्लोबलाइजेशन सोवरेनिटी को कैसे डाइल्यूट कर रही है और कैसे उसको और स्ट्रॉन्ग कर रही है, और लास्ट में कंक्लूड कीजिए। एम आई राइट? अरे एम आई राइट? तो जितना मैंने ग्लोबलाइजेशन में आपको समझाया है, जितना मैंने आपको सोवरेनिटी में समझाया है, दोनों को मिक्स कीजिएगा और उसके आंसर्स आप लोग लिखिएगा। ऑनलाइन वाले ध्यान से सुनो, आप सबको जितने भी क्वेश्चंस दिए जाएंगे क्लास के अंदर, आई रिपीट, जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे क्लास के अंदर, उसका मॉडल आंसर आपको मिल जाएगा। बात समझ में आया? अरे हाँ तो बोलो बस। क्या? एक बार पूरी कॉपी पढ़ तो फिर आगे चलते हैं। मैंने आपको बोला ना, ये जो डेली के क्वेश्चंस हैं इसको चेक कर पाना पॉसिबल नहीं है बेटा। आप अपने आंसर्स लिखिएगा, ठीक है, और फिर आप अपने मॉडल आंसर्स के साथ उसको मैच करके देखिएगा कि कहाँ पे डाइवर्जेंस है। बात समझ में आया? अरे हाँ बोलो। हाँ, ऑनलाइन वालों के लिए मैंने बोला, आपका जो भी वीकली टेस्ट होगा उसमें मेंस के टेस्ट अलग से होंगे, वहां पे आपके सारे क्वेश्चन इवेलुएट होंगे। किसी को कोई डाउट? बोलो बेटा। हाँ ना?
और आंसर्स लिखना, ठीक है। आंसर्स लिखना, नहीं लिखोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, सीधा सीधी बात है, एकदम प्योर बात। अगर आप नहीं लिखिएगा और आपको ये लगता है, अगर आप इस होप में है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो कुछ दिन बाद आप होपलेस हो जाइएगा और कुछ साल बाद आप यूजलेस हो जाइएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? आंसर लिखिए, जितना खराब लिख सकते हैं लिखिए आप, जितना घटिया लिख सकते हैं लिखिए आप, जितना बेकार लिख सकते हैं आप लिखिए, उससे फर्क नहीं पड़ता। आज कितना तारीख है? 6 जून। 6 जून है ना? आज के 20 दिन बाद, 25 दिन बाद, जैसे ही जून खत्म होगा, तुम इतने आंसर्स लिख चुके होगे, तुम्हें पता होगा कि आंसर्स लिखने कैसे हैं। इसीलिए बैठो, आंसर्स लिखो, इसके अलावा और कोई ऑप्शंस नहीं है। एम आई राइट? ठीक है, आगे देख लो, पूरा कॉपी देखो एक बार, फिर आगे चलते हैं अपन। ऑनलाइन में कोई डाउट है यहाँ तक? चलो सुनो, इधर सारे लोग ध्यान से देखो। मैं तुमको एक बार फिर से समराइज कर दे रहा हूँ कि इस बैच में हम लोग करेंगे क्या, और इस बैच में हम लोग का एम क्या है, और इस बैच को चलाया कैसे जाएगा। मेरा पर्सनल ये मानना है कि अगर आपने एक बार मेंस दे दिया है, तो अब दोबारा फाउंडेशन की क्लास करने जाओगे तो आपके लिए लॉस ऑफ मनी, लॉस ऑफ टाइम और लॉस ऑफ एनर्जी तीनों साबित होगा, ठीक है। तो जिन लोगों ने 1-2 साल प्रिपरेशन की है, उन लोगों के लिए ये बैच है जिसमें आपको 3 चीज़ों पे फोकस करना है। सबसे पहले आप अपने प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे और क्लास में हर चीज़ पढ़ाया जाएगा, बट एट द सेम टाइम वी विल लेट यू टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर MCQs in the form of MCQ booklets। उसके बाद डेली आपको 2 से 3 क्वेश्चंस पर डे मिलेगा। इस क्वेश्चंस को आपको लिखना है और अगले दिन क्लास आने के पहले इसके मॉडल आंसर्स आपके या तो पोर्टल पे अपलोड हो जाएगा या व्हाट्सएप वाला जो ग्रुप है उस पर शेयर हो जाएगा। वी विल डिसाइड क्या करना है। इसके अलावा आपका हर 15 डेज पे you will have a test of both prelims as well as mains। जो पढ़ाया गया है वही पूछा जाएगा, उतना ही पूछा जाएगा। एम आई राइट? जैसे अगर मान लो कि हमने इस महीने पॉलिटी पढ़ा दी, तो इस महीने क्वेश्चंस केवल पॉलिटी के रहेंगे, बट अगले महीने हिस्ट्री भी कंप्लीट हो गया, तो पॉलिटी के साथ साथ अगले महीने किसके क्वेश्चन रहेंगे? हिस्ट्री के भी क्वेश्चन रहेंगे। तीसरे महीने इकोनॉमी भी कंप्लीट हो गया, तो फिर इकोनॉमी का भी क्वेश्चन वहां पे रहेगा। एम आई राइट? अरे हाँ तो बोलिए। हाँ, उसके बाद वी विल हैव करंट अफेयर्स का क्लास ऑफलाइन ऑन सैटरडे वाली बात। डेली डेली करंट अफेयर्स देखना चाहिए, बहुत लोग देख नहीं पाते। और करंट अफेयर्स एक अलग चीज हो जाती है, बट उसको एग्जाम में कैसे यूज करना है, एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आ सकता है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे कब? सैटरडे को। एम आई राइट? आई एम होपफुल इस साल नहीं बट अगले साल जो भी 10 बच्चे APSC UPSC में, UPSC निकल गया यार, ठीक है, फ्लो फ्लो में निकल जाता है,
मतलब जो भी एपीएससी का रिजल्ट आएगा टॉप 10 में 7-8 बच्चे यहीं से होंगे, मैं लिख के दे सकता है। यहीं से मतलब इसी बैच से होंगे। ठीक है, आप देख लो आप उसमें एडजस्ट होना चाहते हो कि नहीं चाहते हो, वहां पे रख दो। इनमें से किसी को देना है क्या आज? इनमें से किसी को देना है क्या आज? हाँ, बात समझ में आया? तो आप बेटा देख लो कि आप 10 में से 7-8 के अंदर हो या फिर नहीं हो, होना चाहते हो या फिर नहीं होना चाहते हो। अपन अच्छा मेहनत करेंगे, देयर इज नो लिमिट कि 2 घंटे क्लास चलेगा, 2.5 घंटे क्लास चलेगा, 2 घंटे क्लास 2.5 घंटे भी हो सकती है, क्योंकि हमें उस टॉपिक को प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से भी कवर करना है, एट द सेम टाइम कहाँ से कवर करना है, मेंस पर्सपेक्टिव से भी कवर करना है। तो आराम से बिना घड़ी देखे पढ़ो, ठीक है, अच्छे से पढ़ो। 6-7-8 महीने के अंदर आपकी किस्मत पूरी तरह बदल जाएगी, और 2-4-5 दिन के अंदर आपको अंदाजा लग जाएगा कि प्रिपरेशन इज गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन। बात समझ में आया? अरे हाँ बोलो। और कोई डाउट है? नहीं। क्लास 11 बजे से चलेगी, 1 बजे तक हार्डली खत्म हो जाएगा। घर जाके 2-3 घंटे खुद से पढ़ने हैं, रिवीजन रोज करना है, करंट अफेयर्स रोज करना है। और जैसे मान लो कि मैंने तुम्हें ये बुक्स मिलेंगे, इतने कितने हैं ये, 8 के आसपास ये बुक्स हैं शायद। ठीक है, ये बुक्स तुमको मिलेंगे। जैसे मान लो कि हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं। तो पॉलिटी में अगर मैंने आपको कोई टॉपिक पढ़ाया, जैसे पॉलिटी में मैंने आपको प्रियम्बल पढ़ाया, अब घर जाइए प्रियम्बल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए, उसके बाद आप लोग इस बुक को निकालिए और प्रियम्बल के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको कर जाइए। ठीक है, तो एग्जाम में इससे ज्यादा आपसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं पूछ सकता किसी भी दिन। एम आई राइट? एम आई राइट ना? जोर से बोलो। हाँ, तो बस यही काम आपको करना है। किसी को कोई भी तकलीफ हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, वो आ सकता है, वो बात कर सकता है किसी भी टीचर से, ऑलवेज अवेलेबल वाली बात है। क्लियर है? क्लियर है ना? जोर से बोलो यार। हाँ, तुम्हें क्या क्या रिसोर्सेज मिलेंगे वो ध्यान से सुन लो। सबसे पहले तुम्हें रिसोर्स मिलेगा, ये 8 बुकलेट मिलेगा एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए। उसके बाद तुम्हें जो वो क्या बोलते हैं उसको यार, हार्ड मटेरियल होता है ना, हार्ड कॉपी, हार्ड कॉपी समझते हैं ना? हार्ड कॉपी किसको बोलते हैं? प्रिंटेड को, हाँ। प्रिंटेड कॉपी के नोट्स मिलेंगे, प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे आपको, जो आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। ठीक है, पॉलिटी इकोनॉमी जो भी सब्जेक्ट है उन सबके बैचेस मिल जाएंगे। तीसरा, कुछ नहीं करना इसके अलावा, बस यहीं पर रुक जाना है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट काम आपको करना है वो क्या है? रिवीजन। इसके अलावा कुछ नहीं करना बेटा, यहीं पर रुक जाना। इससे ज्यादा ना तुम कर पाओगे और इससे ज्यादा ना हम दे पाएंगे। ठीक है, ना तो तुम डाइजेस्ट कर पाओगे ना वो किसी काम का है। एम आई राइट? ऑनलाइन के जो डाउट्स हैं वो अपन क्लास खत्म होने के बाद या क्लास खत्म होने के पहले हम लोग उसको कर लेंगे, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? अरे क्लियर है ना? ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल हम लोग मिलेंगे, कल हम लोग और भी चीजों को आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, चलें फिर। ठीक है, थैंक यू। ऑनलाइन में कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लो। आप लोग 2 मिनट बैठे रहिएगा, ठीक है?